अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। CBI ने बालासोर ट्रेन हादसे में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रोसेस के मुताबिक CBI ने मकामी पुलिस में दर्ज FIR पर फिर से केस दर्ज किया। अब एजेंसी अपनी जांच के बाद चार्जशीट और FIR में नाम जोड़ या हटा सकेगी। CBI की 10 रुकनी टीम ने मंगल के रोज हादसे वाली जगह का दौरा किया। उधर हादसे में मरने वाले 278 लोगों में से 101 लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। DRM भुवनेश्वर रिंकेश राय ने मंगल के रोज बताया कि जख्मी 1100 लोगों में से 900 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में करीब 200 लोगों का इलाज चल रहा है। बहानगर बाजार स्टेशन के पास शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के ट्रिपल ट्रेन हादसे के 4 दिन बाद मंगल को चेन्नई से डाउन ट्रेन 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस मकाम हादसे से गुजरी। जैसे ही ट्रेन गुजरी, बड़ी तादाद में लोग ट्रेन को देखने पहुंचे। इतवार की रात अप एंड डाउन दोनों ट्रैक बहाल होने के बाद से अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 70 से ज्यादा ट्रेनें बहंगा बाजार स्टेशन से गुजर चुकी हैं। उड़ीसा में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद कम से कम 275 लोगों की जानें गई और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस पर हुकाम ने कहा कि 101 लाशों की शिनाख्त होना बाकी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर रिंकेश राय ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि तकरीबन 200 लोग अभी उड़ीसा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हादसे में 1100 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 900 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी 200 के करीब अफराद जेर इलाज हैं। हादसे में हलाक होने वाले 278 अफराद में से अब तक 101 लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। बालासोर ट्रेन हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, जिनमें 2 मुसाफिर ट्रेनें और 1 मालगाड़ी शामिल थी। उड़ीसा में कोरोमंडल ट्रेन हादसे की खौफनाक दास्तानी सामने आने का सिलसिला अभी रुका भी नहीं और मंगल की सुबह सियालदाह से अजमेर जा रही 12987 एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते ये आग पूरी बोगी में फैल गई और बड़ी मुश्किल से मुसाफिरों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका। फिर इमरजेंसी खिड़की से एक के बाद दिखे कई लोगों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेन में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर रेल मुलाजमीन और फायर ब्रिगेड के एहलकार पहुंचे और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन राहत कारी का अमल काफ़ी देर तक जारी रखना पड़ा। यह हादसा कानपुर प्रयागराज रेल लाइन पर कौशाम्बी जिले में भरावी स्टेशन के पास पेश आया। कुछ लोगों का कहना है कि सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर जा रही थी। जैसे ही ये ट्रेन प्रयागराज स्टेशन के आगे कौशाम्बी जिले में भरवारी स्टेशन के पास पहुंची, अचानक कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। ट्रेन में आग देखकर मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई। आनंद फानंद में मुसाफिरों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और खिड़कियों से कूदना शुरू किया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। उड़ीसा के गंजाम जिले में मंगल के रोज सिकंदराबाद अगरतला एक्सप्रेस के कोच से धुआं निकलने के बाद मुसाफिरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मंगल की दोपहर करीब 1:15 बजे ट्रेन बरहमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तभी ट्रेन के B5 कोच में धुआं निकलना लगा। इसे देखकर मुसाफिर डर गए और बरहमपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गए। इतला मिलते ही रेलवे के मुलाजमीन मौके पर पहुंचे और आग को काबू किया। इस वाक़े के बाद उसमें सवार मुसाफिर उस कोच में आगे का सफर करने से उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में रेल ओहदेदारों के समझाने पर करीब 45 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई। कांग्रेस ने मंगल को भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर जुमे की शाम उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए शदीद ट्रेन हादसे के सिलसिले में फिर से निशाना बनाया और मोदी हुकूमत पर अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पता लगाने के बजाय कि इस शदीद हादसे की क्या वजह है, हुकूमत अब इस हादसे के पीछे साजिश होने की कहानी गढ़ रही है और मुसाफिरों की हिफाजत पर तवज्जो देने से भाग रही है। मेरे कुछ सवाल है। आप CBI से नहीं, आप NIA से, किसी से भी जांच करा लीजिए, लेकिन क्या अब CBI ढूंढेगी कि मरम्मत और नए ट्रैक के बजट को 2018-19 से घटाकर के बजट को घटाकर 2020 तक 7,400 करोड़ का क्यों कर दिया गया? क्या CBI ये बताएगी कि इस बजट
बजट में 23% कटौती क्यों हुई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जब रेलवे चिंतन शिविर हुआ तो हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, सबको चुप करके क्यों बैठा दिया गया और एक ही जोन को बोलने की इजाजत क्यों दी गई? और क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि उस चिंतन शिविर में सिर्फ वंदे भारत और कितना रेवेन्यू रेलवे से निकल सकता है पर चिंता क्यों हो रही थी, सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही थी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो बताती है कि 2017 से 2021 के बीच में 10 में से करीब 7 हादसे पटरी से उतर जाने, डीरेलमेंट के कारण हुए, वो क्यों हुए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए रेल और वेल्ड का परीक्षण क्यों नहीं हुआ इस दौरान? 10 में से 7 हादसे डीरेलमेंट की वजह से होते हैं और ईस्ट जोन जहां बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ वहां पर इसका परीक्षण तक नहीं किया जाता है 4 सालों में। क्या सीबीआई ये ढूंढेगी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि रेल राष्ट्रीय कोष का फंडिंग 79% क्यों घटा दी गई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करना था वो पैसा क्यों नहीं आवंटित करा गया ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए? ये सवाल आपसे पूछ रहे। क्या सीबीआई का ये काम है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख रिक्त पद क्यों है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 8,000 पद जो पीएमओ और कैबिनेट कमेटी को भरे जा रहे थे वो क्यों नहीं भरे गए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि लोको चालक जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से निहित काम करते हैं उनको 12-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? लोको चालकों की कमी क्यों है? आज सवाल यह है कि सीबीआई का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है? 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई, तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हुआ दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है? और एक बात और है, ऐसी उत्कृष्ट एजेंसीज को जब आप इस तरह की जांच देते हैं जिनमें उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगवाने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है एनआईए का काम है टेरर को इन्वेस्टिगेट करना। जो आपके ट्रैक के चलते हो रहा है, जो इंटरलॉकिंग की विफलता के चलते हो रहा है, जो सिस्टम फेलियर के चलते हुआ है, जो मेंटेनेंस की दिक्कत से हो रहा है, उसके बारे में क्या होगा? और एक बात यह सच है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आज लगातार। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम पीर की रात लखनऊ और गोंडा में बृजभूषण सिंह के घर पहुंची। एसआईटी ने बृजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयानात कलमबंद किए। दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर बृजभूषण के घर और उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम और पते और शनाख्ती कार्ड जमा किए। ताहम इस पूछगछ के बाद पुलिस टीम दिल्ली वापस आ गई। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की क़यादत में तमाम पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के सदर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महाज खोल दिया है। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। 7 खवातीन पहलवानों ने 21 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायत की बुनियाद पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ जिनसी हरासानी के 2 केस दर्ज किए थे। पहली एफआईआर नाबालिग की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर मबनी है। इस सिलसिले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दूसरी एफआईआर दीगर पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्जामात से मुताल्लिक है। इन मामलों में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस अब तक 137 अफराद के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। दोनों एफआईआर में आईपीसी की सेक्शन 354 यानी औरत पर हमला या मुजरिमाना जोर जबरदस्ती करना, 354 जो जिनसी तौर पर हरासन करना और दीगर सेक्शंस इसमें शामिल है, जिसमें 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। मणिपुर में पीर के रोज हुए तशद्दुद में जख्मी एक बीएसएफ जवान रंजीत यादव की मंगल के रोज इलाज के दौरान मौत हो गई। फौज ने स्पीयर कोर ने बताया कि 5 जून को सर्च ऑपरेशन के दौरान मकामी लोगों और जवानों के बीच गोलाबारी हुई, जिसमें बीएसएफ जवान जख्मी हो गया था। असम राइफल्स के भी 2 जवानों को गोली लगी है। इनमें उन्हें एयरलिफ्ट कर मंत्री पुखरी ले जाया गया। इस बीच हुकूमत ने रियासत में इंटरनेट बैन को 10 जून तक बढ़ा दिया है। मणिपुर में इंटरनेट खिदमत 3 मई को बंद की गई थी। रियासत में कुकी और मैतेई तबकात के बीच 3 मई से
तशद्दुद चल रहा है। तशद्दुद में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 जख्मी हैं। वहीं 37,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में भेजे गए हैं। तशद्दुद से 11 अजला मुतासिर हुए हैं। Bangkainya. Pagod na. Paling kita ngati. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुल्क भर में फैले एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है। एसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अलग अलग छापेमारी में मुल्क में ड्रग स्मगलिंग से जुड़े गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि स्मगलर से नशीली दवा LSD के 15,000 पैकेट्स बरामद किए गए हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए में है। एसीबी के मुताबिक 20 साल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। इससे पहले कर्नाटका पुलिस और कोलकाता एनसीबी ने 2021-22 में LSD के 5,000 पाउच बरामद किए थे। सिंह के मुताबिक मुश्तबा लोगों की निशानदही पर 2.5 किलोग्राम मरीजुआना और 4,65,000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। वहीं इनके बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए भी मिले हैं। सिंह ने बताया कि मुल्क भर में फैला ये सिंडिकेट डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जरिए ये धंधा चला रहा था। सोशल मीडिया के जरिए ड्रग्स की डीलिंग की जाती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हिम्मत करके बताए कि वो यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है जिसको छीना गया। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया के साथ बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने हैं तो करें, ना कराने हैं तो ना करें। हम घुटने टेकर भीख नहीं मांगेंगे, हमारी भी इज्जत नफ्स है। उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो फिर हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है। हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? He said there is a vacuum. The vacuum needs to be filled. अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें हमारे ऊपर प्रेशर, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सर, हालात को देखते हुए कल भी होकर के इनके साथ आसाम में आइंदा तालीमी साल यानी 2024 से 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ये ऐलान रियासत के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। उन्होंने तुलबा को राहत देते हुए नई तालीमी पॉलिसी NPA 2020 को नाफिज करने का फैसला किया। अब रियासती हुकूमत एक नया आसाम एजुकेशन बोर्ड कायम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि 10th क्लास का इम्तिहान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम यानी SCB के जरिए मुनक्किद किया जाता है। दूसरी तरफ दर्जे 12वीं का इम्तिहान आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन
के जरिए कराया जाता है। अब दोनों बोर्ड को आपस में जम कर दिया जाएगा। वज़ीर आला अहमद मिसबा शर्मा ने बताया कि 10वें दर्जे के तुलबा के लिए पास और फेल सिस्टम नाफिज रहेगा, लेकिन बोर्ड इम्तिहानात सिर्फ 12वें दर्जे के लिए मुनक्किद किया जाएंगे। इसके अलावा 10वें दर्जे में बैठने वाले तुलबा को अब 11th क्लास में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें प्रोमोट किया जाएगा। मौसूला इत्तलात के मुताबिक नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीमी निज़ाम में कई तब्दीलियाँ की गई हैं। आसाम में अब स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को जम किया जा रहा है। रियासत में 4+3+5 फार्मूले पर मुश्तमिल क्लासेस होंगी। पहले 5 साल प्ले ग्रुप से दर्जे 2 तक होगा, फिर 3 साल दर्जे 3 से 5 तक के लिए, और उसके बाद क्लास 8 to 3 का होगा। 7 और 8 को जोड़ा गया है। आखिर में 4 साल का दर्जा 9वीं से 12वीं तक होगा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े व्यापारी या कारोबारी कायद सीएम हाउस आने से हिचके नहीं। मेरे सीएम हाउस के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। सरकार किसी पार्टी की नहीं, जनता की होती है। गहलोत मंगल के रोज राजस्थान की एक तंजीम की जानिब से मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। कोरोना आ गया था, उसका घर है कि आपके ऊपर भी उस कोरोना के अंदर भी एक ऐसी महामारी हो गई, दुनिया के अंदर विश्व की महामारी थी, और महामारी भी इतनी भयंकर थी, महामारी ऐसी थी कि कोई सोच नहीं सकता कि पता नहीं दुनिया के अंदर क्या होगा। इतनी चिंता में गई थी। उस माहौल के अंदर भी मैं समझता हूँ कि मैंने कहा एक तो सरकार ने खाना इंतजाम किया आप सबके आशीर्वाद से, दवाई फ्री, इलाज फ्री, राजस्थान के अंदर 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी, 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी कोरोना के लिए। इस प्रकार से हमने सेटलमेंट को जोड़ करके सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, कलेक्टर, रेडियो, तहसीलदार, ग्राम सेवक के जोड़ करके हमने मैनेजमेंट किया। तमाम बड़े पार्टियों को रिक्वेस्ट की कि आप साथ आए इस काम के लिए। धर्मगुरुओं को रिक्वेस्ट की वो भी आए, सामाजिक संगठन जितने भी हैं, एनजीओ है, वो भी आए, और आप जैसे मंडी के संगठन भी आए। और मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। आपने उस धर्म को निभाया, सुखी सामग्री हो, खाने पका कहने की बात हो, वो सब धर्म आपने निभाया। उसके लिए आप साधुवाद के बात है, धन्यवाद के बात है। और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर भी आप जो है कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी संभव होगा, मेरा मानना है कि उसमें राजस्थान की जो महान परंपरा है, हमारे संस्कार है, संस्कृति है, उसको निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाएंगे पूरे बड़े लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमने कई एमरजेंसी में निकाली कोविड के बाद में, आपको सुना मिले इस पर खत्म हो, क्योंकि मंडी में दुकान बंद रही थी, नुकसान हुआ है, क्योंकि भरपाई कैसे हुई, प्रयास किया गया। और अल्टीमेटली मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि व्यापारियों ने भी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने में सहयोग दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। करते हैं कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, उद्यमी सहयोग कर रहे हैं, उद्योगपति सहयोग कर रहे हैं, तब जाके रेवेन्यू आ रही है, और रेवेन्यू वापस राजस्थान के विकास में खर्च हो। 1 लाख किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, 1 लाख किलोमीटर सड़कें। कोरोना आ गया था, उसका घर है। बिहार के सुल्तानगंज अगवानी घाट पर जेर तामीर पुल के गिरने का मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है। पटना हाईकोर्ट के वकील मणिभूषण सेंगर की तरफ से दायर मफाद आमा की अर्जी में पूरे मामले की गैर जानिबदार एजेंसी या अदालती तहकीकात का मुतालबा किया गया। दायर अर्जी में कहा गया कि पुल दूसरी बार गिरा है। जब पहली बार गिरा तो महकमा
एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अर्जी में कहा गया कि पहली बार पुल का कुछ हिस्सा गिरने के बाद भी जो कंपनी तामीर कर रही थी वो काम करती रही। उन्होंने कहा कि इस मामले में हुकूमत और महकमे का कसूर है। ऐसी सूरत हाल में कोई भी सरकारी इदारा कैसे सही तहकीकात कर सकता है। सिंगर ने अपनी अर्जी में कहा कि पुल की तामीर में बदनवानी नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल उसके गिरने का बाइस बना। उन्होंने अर्जी में मुतालबा किया कि जो भी कसूरवार और जिम्मेदार पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अर्जी में पुल की तामीर करने वाली एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और पुल पर लगाई गई रकम की वसूली का भी मुतालबा किया। काबिल जिक्र है कि इस पुल के गिरने के बाद रियासत की सियासत गर्म है, इख्तिदार और अपोजिशन आमने सामने आ गए। दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया की प्लेन की मंगल के रोज रूस ईस्टर्न दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पीर की रात 9 बजे 4 नौजवानों को गोली मारी गई। सभी नौजवान घर के बाहर बैठे थे। जख्मी नौजवान छेनू गैंग के बताए जा रहे हैं। पुलिस को 2 गैंगों के बीच आपसी रंजिश का शक है। पुलिस के मुताबिक जिन 4 लोगों को गोली लगी है उसमें 3 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक शख्स कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया था। हमले का पूरा वाकया पड़ोस के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया जाफराबाद की गली नंबर 38 का है। पीर की रात को अरबाज और उसका भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के नीचे बैठे थे, तभी कुछ बंदूकधारी घर के सामने आकर खड़े हो गए। जब तक कुछ समझ आता बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्होंने कई राउंड गोलियां चलाई जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि जिन 4 लोगों को गोली लगी है उनकी पहचान अरबाज, हमजा, हसन और समीर के तौर पर की गई। इनमें अरबाज 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। अरबाज और समीर के कमर में गोली लगी है जबकि अब्दुल के पैर और हमजा के सीने में गोली लगी है। इस साल मानसून की बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस बार मानसून जून के दूसरे हफ्ते में केरल पहुंचेगा। इससे पहले महकमे मौसमियात ने कहा था कि 1 जून को केरल में दस्तक देने वाला मानसून 5 जून को आएगा, लेकिन यह अंदाजा सही नहीं रहा। पिछले साल यानी 2022 में मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था। वहीं 2021 में ये 1 जून को पहुंचा था। महकमे मौसमियात ने बताया कि अरब सागर यानी अरेबियन सी के एक हिस्से में लक्षद्वीप के ऊपर पीर की सुबह तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इससे मानसून बादल 4 दिन से एक ही जगह रुक गए हैं। अरेबियन सी में जो बादल हवा के साथ केरल की जानिब बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहे थे वो अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन की जानिब बढ़ गए हैं। ये बादल केरल की जानिब और कम हो गए हैं। इसकी वजह से मानसून में देरी का अंदेशा है। रूस के साथ जंग के बीच मंगल के रोज यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम काखोवका तबाह हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डैम का पानी जंग के मैदान तक पहुंच गया है। सैलाब के डर से आसपास के गांव खाली कराए जा रहे हैं। खरसों इलाके को भी अलर्ट पर रखा गया है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 80 गांव में सैलाब का खतरा है। इन गांवों के लिए अगले 5 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। नॉर्दर्न यूक्रेन में नाइपर नदी पर बना काखोवका डैम रूस के कब्जे वाले इलाके में है। रूसी फौज ने यूक्रेन के हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। इधर यूक्रेन के नॉर्दर्न कमांड के फौजी ओहदेदार ने मंगल को कहा कि डैम पर रूस ने हमला किया। बांध टूटने से तबाही के अंदेशे को देखते हुए सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। नाइपर नदी पर बना ये डैम 30 मीटर लंबा और 3.2 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। इसे सोवियत इख्तियार के दौरान 1956 में बनाया गया था। इस डैम से ही क्रीमिया और जेपुरिया न्यूक्लियर प्लांट में पानी पहुंचाया जाता है। नोवा काखोवा के मेयर ने कहा कि इलाके में पानी का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जूस, थिएटर, कैफे और खेल के मैदान पानी में समा चुके हैं। लोगों को वहां से निकालने का काम शुरू किया गया है। ईरान ने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। इस मिसाइल का नाम फतेह रखा गया है। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA ने मंगल को इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर बताई जा रही है। IRNA के मुताबिक इसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर फी घंटा, जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के सामने रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह मिसाइल पेश की है। ईरान का दावा है कि फतेह मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम समेत इसराइल के आयरन डोम को भी पार कर हमला करने का कैपेबल है। अमेरिका और यूरोप के
मुखालिफत के बावजूद ईरान ने कहा कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को और डेवलप करेगा। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि तेल की कीमतों में इजाफे के मकसद के तहत वो अपने यहाँ से तेल की पैदावार में कमी कर रहा है। ये ऐलान ओपेक प्लस की वियना में कई घंटों तक चलने वाली एक मीटिंग के बाद किया गया। ओपेक प्लस में सऊदी अरब की क़यादत वाली पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली 13 ममालिक की तंजीम ओपेक और रूस की क़यादत में कायम 10 मुल्की ग्रुप दोनों शामिल हैं। इस इजलास में पूरी दुनिया की निगाहें थी क्योंकि रूस अपने यहाँ तेल की पैदावार की सतह बरकरार रखना चाहता है, जबकि सऊदी अरब खाम तेल की कीमतों में इजाफे पर जोर दे रहा है। तेल की पैदावार में कमी का जो ऐलान अप्रैल में किया गया था, ओपेक प्लस की वियना में होने वाली मीटिंग में उसकी मुद्दत में अगले बरस के आखिर तक तोसी करने का फैसला भी किया गया। अब ये कमी साल 2024 के अख्तिताम तक जारी रहेगी, जबकि सऊदी अरब ने अपने तौर पर यौमिया 1 मिलियन बैरल कम पैदावार का फैसला किया है। सऊदी अरब की वजारत तवानाई की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि खलीज की ये अरब बादशाहत जुलाई से अपनी पैदावारी हिस्से में इस रजाकाराना कमी पर अमल शुरू कर देगी, जो 10 लाख बैरल यौमिया तक हो सकती है। इस कमी के साथ सऊदी अरब की तेल की रोज़ाना पैदावार 90 लाख बैरल हो जाएगी, जो मई में तकरीबन 1 करोड़ बैरल यौमिया थी। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने रियाज में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये कटौती काबिल तौसी है। उन्होंने मजीद कहा कि ओपेक प्लस के रुकन ममालिक मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ वो करेंगे। शहजादा अब्दुल अजीज़ का कहना था कि सऊदी लॉलीपॉप है, हम हमेशा तजस्सुस बरकरार रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग ये अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या करने वाले हैं। इस मार्केट को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस FDA से मंजूरी मिल गई है। अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के ज़रिए एक अंधा इंसान भी देख सकेगा। पैरालिसिस से मुतासिर मरीज सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। मस्क ने न्यूरालिंक की टीम को इसके लिए मुबारकबाद दी है। न्यूरालिंक ने ट्विटर पर लिखा था कि हम ये शेयर करने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं कि हमें अपनी पहली ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी शुरू करने के लिए FDA का अप्रूवल मिल गया है। ये FDA के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में न्यूरालिंक टीम के इनक्रेडिबल वर्क का रिजल्ट है। एक दिन हमारी तकनीक कई लोगों की मदद करेगी। हमारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट अभी ओपन नहीं हुआ है, हम जल्द इसकी जानकारी देंगे। न्यूरालिंक ने सिक्के के शेप का एक डिवाइस बनाया है, इसे लिंक का नाम दिया गया है। ये डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी दीगर इक्विपमेंट को ब्रेन एक्टिविटी यानी न्यूरल इम्पल्स से सीधे कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। मिसाल के तौर पे पैरालिसिस से मुतासरा शख्स के दिमाग में अगर ये चिप लगाने के बाद वो सिर्फ सोचकर माउस का कर्सर मूव कर सकेंगे। न्यूरालिंक ने कहा कि हम पूरी तरह से इंपोर्टेबल कॉस्मेटिक तौर से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आप कहीं भी जाने पर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को कंट्रोल कर सकें। माइक्रोन स्केल थ्रेड्स को ब्रेन के उन इलाकों में डाला जाएगा जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हर एक थ्रेड में कई इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसे वो लिंक इम्प्लांट से जोड़ता है। कंपनी ने बताया कि लिंक पर थ्रेड इतने महीने और लचीले होते हैं कि उन्हें इंसानी हाथ से नहीं डाला जा सकता। इसके लिए कंपनी ने एक रोबोटिक सिस्टम डिज़ाइन किया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।